is the complaint that patient came to us, and also patient told us that she have the breathing problem. But actually there is a when we do the further analysis, we have to decide whether it is the breathing problem or not. तो मेजर किया हमने हार्ट रेट, जो मेजर किया हार्ट रेट 230 पर मिनट जो था, वो हमने कार्डिक मॉनिटर को जब पेशेंट को ला करके लगाया, और कार्डिक मॉनिटर लगाने के बाद में एक्चुअली कोई भी पेशेंट जब हमारे कार्डिक ओपीडी में या कार्डिक इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में आता है, तो उस केसेस में हमें क्या करना होता है। जैसे कि ये 40 ईयर की एक ओल्ड वुमन है, मिडिल एज वुमन है, और इसकी हार्ट रेट जो है वो 230 पर मिनट है। हम उस पेशेंट की हार्ट रेट जिसकी 150 पर मिनट से अगर एक्सीड कर जाती है, तो उस सारे केसेस में हम उसे टैकियारिथमिया कहते हैं। अब टैकियारिथमिया डिपेंड करती है ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर अगर उसका नॉर्मल होगा तो स्टेबल टैकियारिथमिया हो जाएगा, और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा, हाइपोटेंशन पेशेंट होगा या फिर पेशेंट शॉक में आ रहा है, वो शॉक कोई भी तरीके का हो सकता है। सेप्टिक शॉक हो सकता है, हेमोरेजिक शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो कार्डियोपेडी में हमारे पास पेशेंट आते हैं वो हेमोरेजिक शॉक और हेमोरेजिक शॉक से रिलेटेड होते हैं, तो वो ट्रॉमा वाले होते हैं। और अगर वो हाइपोवोलेमिक शॉक होते हैं तो वो डिफरेंट सिनेरियो हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन के सिनेरियो हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन किसी भी कारण से हो सकता है, डायरिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। पर इस पेशेंट में ऐसा कुछ भी उसने कंप्लेंट नहीं दिया, और वो आया हमारे पास, रेस्पिरेटरी रेट 26 पर मिनट है, पाल्पिटेशंस बता रहा है वो कि हमारे डॉक्टर साहब धड़कन बहुत तेज बढ़ी हुई है और हमें आवाज़ सुनाई दे रही है अपने हार्ट की। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पेशेंट का ACLS गाइडलाइंस के हिसाब से, अमेरिकन हार्ट सोसाइटी के हिसाब से, हमें सबसे पहले उसके एयर वे को मेंटेन देखना होगा कि उसका एयर वे इंटैक्ट है या नहीं है। हाँ, वो सांस ले पा रहा है क्योंकि पेशेंट हमसे बात कर पा रहा है, उसने ही हमें सारी कंप्लेंट बताई आकर के। तो पेशेंट सांस ले पा रहा है, और हम फर्दर एनालाइज करते हैं कि इसके पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट कैसी है। तो पेशेंट के हम जैसे ही उसे सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, तो वो पेशेंट की जो बायलेटरल रेस्पिरेशन है वो जो नॉर्मल है, बायलेटरल नॉर्मल रेस्पिरेशन है सिंक्रोनाइज वे में। अब लंग्स के मूवमेंट को हमने देख लिया, उसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, जस्ट कार्डिक मॉनिटर को अटैच कर देंगे। कार्डिक मॉनिटर को अटैच करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में हमारे पास लीड होती है। सेकेंड इंटरकोस्टल में हमारे पास रेड लीड होती है, तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में लगा दिया जाता है राइट साइड में। लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम जो लगाते हैं वो मोस्टली हम जो येलो लगाते हैं, तो बैग फार्डन येलो लीड हम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में लगाएंगे लेफ्ट साइड में। और उसके बाद फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस या एपेक्स में हम जो लगाते हैं वो ग्रीन लीड लगाते हैं। तो ये वह है नॉर्मल सिनेरियो जिसमें कार्डिक मॉनिटर को हमें कैसे अटैच करना है पेशेंट से। तो इस तरीके से अटैच करना है। कार्डिक मॉनिटर में हमें ईसीजी वगैरह कंटिन्यूअसली दिख रही होती है, और पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स दिख रही होती है। उसके अलावा ऑक्सीजन सेचुरेशन भी हमें दिख रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं कार्डिक मॉनिटर से। फर्दर अब हमें क्या करना है कि हमने पेशेंट को बाकी सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद जब हमने उसका ब्लड प्रेशर देखा, तो ब्लड प्रेशर उसका 132/82 आ रहा था। तो इस पेशेंट के जो टैकियारिथमिया है वो स्टेबल टैकियारिथमिया है, बिकॉज ब्लड प्रेशर जो पेशेंट का है वो नॉर्मल है। हालांकि रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। रेस्पिरेशन 12 से 16 होना चाहिए एक एडल्ट पेशेंट में, जबकि इसके 26 है, तो रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ है। एक्चुअली ये रिफ्लेक्स होता है, जब टैकिकार्डिया होता है तो रेस्पिरेशन और हार्ट रेट में 1:4 का रेशियो होता है। जब एक बार आदमी सांस लेता है ब्रीथिंग और हार्ट रेट में, तो जो 4 टाइम्स वो क्या करेगा, हार्ट रेट अगर 4 टाइम्स चलेगी तो ब्रीथिंग रेट जो होगी वो, सॉरी, ब्रीथिंग रेट जो होगी 1 होगी, तो 1:4 के रेशियो में चलती है। तो जब हार्ट रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो रेस्पिरेशन रेट भी इस वजह से कंपनसेट करने के लिए बढ़ गया। फर्दर हम दूसरा एनालाइज करते हैं, दूसरी फैक्टर्स को भी देखते हैं, तो हमें कुछ भी उसके बॉडी में अबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही होती है, तो हम एनालाइज कर लेते हैं कि सीबीएस में इसकी प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है मोस्टली। एक्चुअली ब्लड वेसल्स में भी प्रॉब्लम नहीं है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले फिजियोलॉजिकल तरीके अपनाएंगे उसकी हार्ट रेट कम करने के लिए। तो फिजियोलॉजिकल डिकम्पनसेशन कैसे करते हैं, हमें क्या होता है, कैरोटिड बॉडी की मसाज देनी होती है, कैरोटिड साइनस मसाज देनी होती है। अब कैरोटिड बॉडी आप कैसे पालपेट करेंगे, कैरोटिड बॉडी होती कहाँ पर है, तो कैरोटिड बॉडी जस्ट बिलो ऑफ द एंगल ऑफ मैंडिबल, जो मैंडिबल बोन है पेशेंट की उसके जस्ट नीचे, और अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज के लेटरल साइड में कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होती है।
अब इस केसेस में क्या होता है कि कैरोटिड बॉडी जो है, तो कैरोटिड बॉडी में हमें सबसे पहले ब्रूई चेक करनी है, क्योंकि हो सकता है कोई पेशेंट के क्लॉट अगर बना हुआ क्लॉटिंग कैरोटिड बॉडी के आसपास, तो उन केसेस में क्या होगा कि वो क्लॉट ब्रेक होकर के वहाँ से डिटैच होकर के वो सीबीएस में जा सकता है, ब्लड वेसल में जा सकता है। ब्लड वेसल आपको पता ही है कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी में अगर चला गया तो वो फिर ब्रेन में एन्यूरिज्म करा देगा या फिर ब्रेन में क्लॉट बनवा देगा और वहाँ पे ब्लॉकेज भी कर सकता है, जिसकी वजह से हेमरेज हो सकता है, सबएक्यूटाइल हेमरेज हो सकता है, या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि ब्लड वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, ग्लूकोज सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है उस एरिया में जहाँ पर वो ब्लड सप्लाई कर रही थी आर्टरी। और आपको तो पता ही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सबसे मेन आर्टरी और सबसे बड़ी आर्टरी है ब्लड ब्रेन को पहुँचाने के लिए। हालांकि वर्टिब्रल आर्टरीज से भी ब्लड सप्लाई होता है, वो पोस्टीरियर साइड का होता है, एक्चुअली सर्कुलोबुलस वो सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स अलग से हैं। फर्दर मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट के हम कैरोटिड साइनस मसाज देंगे। कैरोटिड साइनस मसाज जब कैरोटिड ब्रू एक बार हमने ऑस्कल्टेट करके अपने स्टेथोस्कोप से देख लिया तो कैरोटिड ब्रू नहीं थी, कैरोटिड ब्रू नहीं थी, तो मतलब कैरोटिड साइनस मसाज हम दे सकते हैं। तो उन पेशेंट्स में क्या करना है, हमें 3 से 10 सेकेंड एक बार में यूनिलेटरल दे सकते हैं मसाज या बाईलेटरल दे सकते हैं। 3 से 10 सेकेंड के लिए हमें मसाज देनी है। मसाज सर्कुलर भी दे सकते हैं और प्रेस भी कर सकते हैं कैरोटिड बॉडी को। तो उस केस में क्या होगा कि वैगस नर्व का एक्टिवेशन होगा, वैगस नर्व एक्टिवेट करके वो रिफ्लेक्स आएगा और वो हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देगा। नाउ अगर ये फिजियोलॉजिकल जो तरीका हमने अपनाया था हार्ट रेट कम करने का, अगर वो फेल हो जाता है, अगर वो हार्ट रेट कम नहीं कर पाता है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स की तरफ जाना होगा जो हार्ट रेट कम करने के लिए हम यूज़ करेंगे। मोस्टली सबसे जो मोस्ट कॉमन फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो होती है एडिनोसिन। एडिनोसिन का हमें क्या करना है कि सबसे पहले में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। सबसे पहली डोज जो एडिनोसिन के देंगे हम 6 mg IV बोलस देंगे। और एक्चुअली इस पेशेंट के हमें दो, जो भी हमारे पास पेशेंट आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसकी एयर वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करने के बाद सबसे पहले हमारा काम होता है लार्ज 2 बोर IV कैनुला। लार्ज IV बोर कैनुला से मतलब क्या है हमारा, एटलीस्ट मिनिमम 18 गॉस का होना चाहिए, मतलब ग्रीन हो, ऑरेंज हो या ग्रे हो, ये तीनों कैनुला चल जाएंगे। 14 गॉज का हो सकता है, 16 गॉज का हो सकता है, ग्रीन 18 गॉज का है, 14 गॉज का ऑरेंज है, 16 गॉज का ग्रे है। तो इनमें से कोई भी कैनुला हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, कैनुला इस केस में ट्राईपॉड होना चाहिए, क्योंकि हमें एडेनोसिन का मैंने बताया हाफ लाइफ बहुत कम होता है। जैसे हम यहाँ से इंजेक्ट करेंगे और इंजेक्ट करते करते अगर हमने इसे कहीं पेरिफेरल वीन में कैनुला को सिक्योर किया हुआ, तो ये हार्ट तक पहुँचते पहुँचते डिटोरेट हो जाएगी, इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा एडेनोसिन का, तो हमारे कोई फायदे की बात नहीं है इस केस में। तो हमें क्या करना होगा, एटलीस्ट क्यूबाइटल वीन पे हमें सिक्योर करने होंगे लार्ज IV बोर कैनुला। और सबसे पहले हम 6 mg IV बोलस देंगे। और 6 mg IV बोलस देने के बाद हमें क्या करना होगा कि सेकंड तरफ से जो हमने 3 पॉड का जब IV कैनुला लिया, तो सेकंड साइड से हमें क्या करना है, 20 ml का सलाइन फ्लश या डिस्टिल वाटर का फ्लश देंगे, जिससे कि मैं जो एडिनोसिन है वो फास्टली वीन के थ्रू डायरेक्ट हार्ट सर्कुलेशन में पहुंच सके और हार्ट में अपना इफेक्ट दिखा सके। अब क्या होता है, और थर्ड चीज़ हमें क्या करनी है, जैसे ही हमने 6 mg IV का बोलस दिया और 20 ml हमने जैसे ही सलाइन या डिस्टिल वाटर इन्फ्यूज़ किया पेशेंट के, उसके बाद हमें उसका पेशेंट का हैंड भी अप रेस करना है, हैंड को रेस कर देना है और हैंड को रेस करने के बाद हमें वेट करना है 3 से 5 मिनट। अब पेशेंट की हार्ट रेट अगर 230 से कम होना स्टार्ट होती है और एटलीस्ट 150 तक आ जाती है, तो हम फिर दूसरे मेथड्स को अप्लाई करेंगे और पेशेंट को सिक्योर करते करते धीमे धीमे वो सब स्लो हो जाएगी। पर अगर +-20 का भी चेंज नहीं आया इसकी हार्ट रेट में, तो हमें क्या करना होगा, सेकेंड टाइम 12 mg IV बोलस देना होगा एडिनोसिन का, सेकेंड डोज, सेकेंड टाइम। ये फर्स्ट टाइम है और ये सेकेंड टाइम। 12 mg IV बोलस देने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को फिर से चेक करना है, वही सब कुछ करना है, हमें फिर से 20 mg का फ्लश देना है, 20 ml का फ्लश देना है और 20 ml सलाइन या डिस्टिल वाटर को प्लस देने के बाद और पेशेंट का हैंड रेस करना है और फिर से वेट करना है। मान के चलो ये भी फेल हो जाता है, तो अब हमें सेकेंड लाइन जो ड्रग आती है हमारे पास, एम्योडारन, एम्योडारन को यूज़ करेंगे। एम्योडारन अगर यूज़ होती है, एम्योडारन अगर फिर भी एम्योडारन भी फेल हो जाती है, तो उस केसेस में हमें क्या करना होगा,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक verapamil, या फिर हमें बीटा ब्लॉकर। याद रखिए इस केस में हमें क्या करना होता है, मोस्टली नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देने होते हैं, और स्पेशली वो बीटा ब्लॉकर्स देने होते हैं जिन बहुत फास्ट वर्क करते हैं, लाइक एस्मोलॉल। एक्चुअली इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है, पर ये तुरंत की तुरंत मतलब जल्दी फास्ट एक्शन मिले हम, इसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। अदर बीटा ब्लॉकर्स भी हैं, प्रोप्रानोलॉल भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसका डोज उसी हिसाब से देना पड़ेगा, 10 mg के आसपास देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सिलेक्टिव, ये हमारे पास फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स हो गई जिनसे हम पेशेंट की टैकी को सप्रेस कर सकते हैं, टैकी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब ये टैकी क्या होगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये एट्रियल फिब्रिलेशंस नहीं है, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। Reason of supraventricular tachycardia is like it have the stable blood pressure. अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होता तो हमें उस केस में क्या होता कि क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस पेशेंट के, तो इस वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट को हमें ना केवल डिगॉक्सिन देना पड़ता है, ना केवल हम जब ब्लड प्रेशर भी शॉक का पेशेंट हो चुका होता है, हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन में और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी, पर ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का केस है, और हार्ट रेट जो है कंटिन्यूसली तेज होती जा रही है। मतलब अप्रॉक्स जब हम हार्ट रेट निकालते हैं ना, तो सेकंड लीड देखते हैं ईसीजी में, तो सेकंड लीड ईसीजी में देखने में के लिए हम क्या करते हैं, 300 अपॉन जो लार्ज बॉक्स होते हैं आरआर इंटरवल के बीच में, उनको काउंट करके डिवाइड करते हैं। तो इस केस में अप्रॉक्स 1.3 या 1.4 के आसपास लार्ज स्क्वायर आएंगे, 1.3 या 1.4 आएंगे, तो वो उस केस में क्या होगा, अप्रॉक्स 230 बीट्स पर मिनट पहुंच जाएगी उसकी हार्ट रेट। तो इस तरीके से हमें क्या है, फार्माकोलॉजिकल तरीकों से मेडिसिन से भी हम मैनेज कर सकते हैं पेशेंट को। अगर ये सारे केसेस भी फेल हो जाते हैं तो उन केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, बैगल मैनूवर परफॉर्म करना पड़ेगा। उस केसेस में हमें हो सकता है कि हमें कोई एपिडुरल ब्लॉक लाइक एबी ब्लॉक कर देना होगा। जो एबी मंडल आपको पता है कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होती है, ऐसे नोड से एबी नोड पर आती है, एबी नोड में डिले होता है 0.1 सेकेंड का, उसके बाद बंडल ऑफ हिस में जाती है, बंडल ऑफ हिस से परकंजे फाइबर्स में जाती है। इस तरीके से करंट रैपिडली ट्रेवल करती है ऐसे नोड से एबी नोड की तरफ। तो हमें एबी ब्लॉकर्स देने होंगे, मतलब एबी डिसोसिएशन करने वाले ड्रग्स भी देने होंगे, पर अभी हमारे पास ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैरोटिड बॉडी से। कैरोटिड बॉडी वाला मैन्यूवर जब फेल हो जाएगा तो उसके बाद हम एडिनोसिन पे जाएंगे। एडिनोसिन के भी 2 डोजेस को हम यूज़ करेंगे एटलीस्ट। उसके बाद फिर हम अदर एम्यूनोडायरोन पे जाएंगे या लिडोकेन पे जाएंगे। ल्यूडोकेन एक्चुअली एबी डिसोसिएशन कराता है, यहाँ पर ऐसे नोड से करंट को पास नहीं होने देता है, पर ये उन पेशेंट के अंदर जानलेवा हो सकता है जिन पेशेंट के अगर वैन के वक्त फिनोमेना हुआ, मतलब बंडल दूसरा अगर सर्किट हुआ इनके पास करंट भेजने का, तो ये डायरेक्टली सर्किट से करंट भेजने लग जाएंगे। तो वैन के बैक फिनोमेना में क्या होता है कि दूसरा पाथवे बना लेता है हार्ट, तो उसमें डायरेक्टली जाएगा, तो इन ए सिंक्रोनाइज तरीके से कार्डिक एक्टिविटी होगी, ए सिंक्रोनाइज तरीके से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ब्लड रैपिडली एओर्टा में नहीं जा पाएगा और पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा। पर ऐसा हमारे पेशेंट में कुछ है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट हमारा स्टेबल है। तो इस तरीके से हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक माई एफर्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट।